Hello and good morning everyone. I welcome you all at EduVerse News Analysis. Today is 25th April 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel EduVerse News Analysis. Link आपको description box में provided है. Make sure वीडियो को लास्ट तक देखें so that सारी important news आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज इंडिया ब्रेसेस टू इवैक्यूएट नेशनल्स फ्रॉम सूडान. अब यहाँ पे क्या हुआ है, सूडान में सिविल वॉर चल रहा है और इसी के चलते सूडान में 3000 जो है इंडियंस वहां पर स्टक हैं. तो इंडिया ने क्या किया है, स्टार्ट किया है ऑपरेशन कावेरी. तो आपको यहाँ पे याद रखना ऑपरेशन कावेरी किससे रिलेटेड है. तो ऑपरेशन कावेरी टू रेस्क्यू 3000 स्ट्रैंडेड इंडियंस, 500 ऑफ देम हैव रीच्ड पोर्ट सूडान, सेज जयशंकर. अब यहाँ पर ऑपरेशन कावेरी जो है इसको यहाँ पे स्टार्ट किया गया है इंडिया के थ्रू टू रेस्क्यू 3000 इंडियंस फ्रॉम द सूडान. सूडान से जो सूडान में जो ये सिविल वॉर चल रहा है और वहां से जितने भी इंडियंस है उनको वहां पर रेस्क्यू करने के लिए इंडिया ने स्टार्ट किया है ऑपरेशन कावेरी. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज आफ्टर डेथ ऑफ 2 चीताज एमपी सीक्स न्यू साइट फॉर द फेनिल्स. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने देखा कि 27 मार्च को क्या देखा था कि नामीबिया से जो हमने यहाँ पे चीता लेकर आया था उसका नाम क्या था, शाशा. तो उसमें हेल्थ इश्यूज थे, किडनी की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसके यहाँ पर क्या हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी. कल हमने एक और देखा कि जो हमने साउथ अफ्रीका से यहाँ पे चीता लेकर आए थे उसका नाम क्या था, उदय. तो आपसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, ये जो नाम है ये बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है शाशा एंड उदय. तो साउथ अफ्रीका से हमने जो ये चीता लेकर आए थे उदय, तो उसकी भी यहाँ पर क्या हो चुकी है, कल यहाँ पर डेथ हो गई है. ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से अल्टरनेटिव साइट्स की बात की है कि अब तक यहाँ पर क्या हो चुके हैं, जो 2 चीताज हैं उनकी यहाँ पर डेथ हो चुकी है. यहाँ पर हम कोई अल्टरनेटिव मतलब कि चीता को हमें क्या करना होगा, अल्टरनेटिव साइट्स उनके लिए ढूंढना होगा. तो देखिए, द मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज आस्क्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द अल्टरनेटिव साइट फॉर द चीताज करंटली इंट्रोड्यूस्ड एट कूनो नेशनल पार्क विच हैज सीन द डेथ ऑफ 2 फेलिनाइंस इन लेस देन अ मंथ. 1 महीना भी नहीं हुआ और हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 2 चीताज की डेथ हो चुकी है. अब यहाँ पे कुछ लॉजिस्टिक रखे जा रहे हैं कि हम क्या करेंगे. देखिए, हमारे पास ऐसी साइट्स भी नहीं है जहां पर हम चीताज को क्या करें, फिर से ट्रांसलोकेट करें. ओके, अब यहाँ पर थोड़ी कंडीशन को ये बात की जा रही है कि हम कंडीशन को क्या करेंगे और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, लॉजिस्टिक सपोर्ट रखेंगे जिसके कारण हम क्या कर सकेंगे. और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो नामीबिया से हमने यहाँ पे 8 चीताज और साउथ अफ्रीका से हमने यहाँ पर कितने 12 चीताज को रीइंट्रोड्यूस करवाया था, लेकर आए थे. ओके, अब यहाँ पर स्टाफ के रखने की बात की जा रही है कि हम चीताज के ऊपर मतलब कि ऑल टाइम यहाँ पर राउंड चेकअप होगा और आई रखेंगे जिसके कारण यहाँ पर जो प्रॉब्लम से चीता यहाँ पे फेस कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम ये फेस ना करें. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज गवर्नर शुड नॉट सिट ओवर बिल्स सेज सुप्रीम कोर्ट. इस न्यूज को आप इस आर्टिकल से यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, यहाँ पर इस दोनों आर्टिकल्स में एक ही बात की गई है. किसके बारे में, गवर्नर के बारे में. आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया था, एक रेजोल्यूशन मतलब कि क्या पास किया था. आप सभी को पता है कि उन्होंने बहुत सारे बिल पास करे, असेंबली से बिल पास होके गए किसके पास, गवर्नर के पास गए और वो गवर्नर के पास स्टिल अभी क्या है, पेंडिंग है. सितंबर से यहाँ पे बिल असेंबली से पास होकर जा चुके हैं. आज कितनी हो चुकी, अप्रैल हो गई है, बट गवर्नर ने उसमें कोई भी अपना एसेंट मतलब नहीं दिया है, कोई भी डिसीजन उस बिल पर नहीं लिया है. इसी के चलते जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी. उसमें क्या हुआ, तो देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑन अ मंडे सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट गवर्नर should return bill that they not agree to as soon as possible and not sit over them, making state legislative assembly wait indefinitely. अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, एक मैसेज सेंड किया है गवर्नर को कि आपको अगर बिल पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी कुछ प्रोविजंस वहां पर आपको सही नहीं लग रहे हैं, तो इन दैट केस आप उस बिल को रिटर्न कर दीजिए रिकंसिडरेशन के लिए, बट आप उस पर कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं. मतलब आप उस चीज पर किसी भी चीज पर एग्री नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं. क्यों, इससे क्या हो रहा है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, स्टेट के जो फंक्शंस हैं, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट में जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पर जनता के द्वारा चुनकर लाया गया है, वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है. और अगर इस तरीके के बिल्स पर कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा तो ये गवर्नमेंट वहां पर काम कैसे करेगी.
ओके तो क्वेश्चन यहाँ पर उठता है। तो इसी के चलते यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपको यहाँ पर बिल को रिटर्न करना होगा, या फिर आप अपना एसेंट वहां पे प्रोवाइड करिए, या फिर आपको कोई प्रोविजन सही नहीं लग रहे हैं तो आप रिकंसिडरेशन के लिए उस पर बैठिए, बट वहां पर आप उसमें कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। यहाँ पर बात होती किसकी, आर्टिकल 200 की। तो आप इस आर्टिकल में देखेंगे, आर्टिकल 200 यहाँ पे गवर्नर को ऑप्शन प्रोवाइड करता है। 4 ऑप्शन है गवर्नर के पास अंडर आर्टिकल 200। कौन कौन से? पहला आर्टिकल क्या है, पहला ऑप्शन ये है कि गवर्नर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी बिल उनको लेजिस्लेचर ने जो बिल पास किया है वो गवर्नर के पास जाता है। पहला प्रोविजन ये है कि गवर्नर उसमें क्या करे, अपना एसेंट दे। ओके, सेकंड उसमें क्या करे, सेंड बैक, बिल को वो रिकंसिडरेशन के लिए असेंबली के पास फिर से भेज दें। ओके, उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, अपना जो एसेंट है उसको विदहोल्ड कर सकते हैं। विदहोल्ड करना इन द सेंस एक तरीके से यही है कि हमें कुछ प्रोविजंस यहाँ पे सही नहीं लग रहे हैं तो हम उसको विदहोल्ड कर रहे हैं और उसको थोड़े टाइम के लिए और फिर उसको फिर से भेज देंगे असेंबली में। फोर्थ इसमें क्या प्रोविजन है, फोर्थ प्रोविजन है कि गवर्नर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो बिल है उसको यहाँ पे प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। ये कुछ ऐसे प्रोविजन है जो कि स्टेट और सेंटर के बीच में हमें डिस्प्यूट्स ला सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें यहाँ पर गवर्नर क्या कर सकते हैं, बिल को प्रेसिडेंट के पास कंसिडर करने के लिए भेज सकते हैं। तो ये पावर है किसके पास, गवर्नर के पास अंडर आर्टिकल 200। बट इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि गवर्नर बिल में कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। एक तरीके से वो अपना जो डिस्क्रिशनरी वीटो है उसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। बट गवर्नर के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वीटो वाली जो पावर है तो गवर्नर कब लेते हैं, ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्ट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब यहाँ पे एड और एडवाइस करते हैं उसके बाद ही यहाँ पर क्या होता है, ये जो वीटो पावर है इसको एक्सरसाइज किया जाता है। तो अंडर आर्टिकल 154, आपको ये आर्टिकल याद रखना है, यहाँ पर देखेंगे अंडर आर्टिकल 154 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर कैन एक्सरसाइज हिज एग्जीक्यूटिव पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो देयर इज अ व्यू दैट गवर्नर कैन विद होल्ड एसेंट टू अ बिल ओनली ऑन अ मिनिस्ट्रियल एडवाइस। तो यहाँ पे हमारे पास है आर्टिकल 154 है, बट क्या है, मिनिस्ट्रियल एडवाइस पर क्या कर सकते हैं, गवर्नर अपना जो एसेट है उसको यहाँ पे विदहोल्ड कर सकते हैं। ओके, अब इस आर्टिकल में एक और आर्टिकल की बात की गई है, किसकी, आर्टिकल 355। अब यहाँ पर कहा जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट अब ये कह रही है कि सेंटर को, यूनियन को यहाँ पर आर्टिकल 355 को क्या करना होगा, इसका यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 355 सेज क्या कहता है, आर्टिकल 355 की बात करें तो ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए हैं और स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नर उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम नहीं करती है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी किसको, यूनियन को, कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए यही कहा जा रहा है कि अब असेंबली ने यहाँ पर ये कहा कि पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय असेंबली रिक्वेस्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू डायरेक्शंस टू द गवर्नर टू इंश्योर दैट ही फंक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया गया असेंबली में और उन्होंने प्रेसिडेंट से क्या किया है, रिक्वेस्ट करी है कि आप ये इंश्योर करें कि गवर्नर क्या करें, काम करें उस बेसिस पे जैसा कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा उनको यहाँ पे मतलब कि डायरेक्ट किया गया है। तो एक तरीके से यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया गया है असेंबली में और प्रेसिडेंट जी से यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है। ओके, अब देखिए आपके पास यहाँ पे 3 आर्टिकल आ चुके हैं। कौन कौन से? आर्टिकल 355 क्या कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई अच्छे से फंक्शन नहीं करती है तो उस कंडीशन में यूनियन क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा और ये इंश्योर करेगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पर काम करे। सेकंड आर्टिकल हो जाता है आपका आर्टिकल 200 जो गवर्नर को क्या करते हैं, पावर प्रोवाइड करता है। इसके अंदर 4 ऑप्शंस अवेलेबल है गवर्नर के पास, कौन कौन से, बिल को यहाँ पे एसेंट देना या फिर बिल को यहाँ पे रिटर्न कर देना, अपने जो एसेंट है उसको विदहोल्ड कर देना या फिर बिल को प्रेसिडेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेजना। ओके, फिर आपके पास आता है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 154 क्या कहता है कि गवर्नमेंट जो गवर्नर है वो अपनी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं बट ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्ट्रियल एडवाइस, बट ओनली ऑन द मिनिस्ट्रियल एडवाइस। जब यहाँ पे मिनिस्ट्रियल एडवाइस मिलेगी उसके बाद ही ऐसा किया जा सकता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है मतलब कि बिल पर कोई भी एक्शन ना लेना, ये हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके पास ऐसा मतलब उन्होंने सोचा नहीं होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। बट हमारे पास ये न्यू प्रॉब्लम सामने आ रही है, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि हमें जल्द से जल्द क्या लेने की जरूरत है जी। टाइम के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, चीजें चेंज होती हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो जुडिशरी है हमारी, तो टाइम टू टाइम यहाँ पे क्या करती रहती है, कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे इंटरप्रिटेट करती रहती है। अब देखिए एक प्रोविजन है यूनाइटेड किंगडम में, जो हमारा आर्टिकल 200 है वो कहाँ से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, वहाँ भी एक प्रोविजन है कि क्या ऐसा कोई प्रोविजन हम सिर्फ इंडिया की नहीं, अदर स्टेट में भी मतलब अदर कंट्रीज में भी कुछ ऐसा प्रोविजन है कि जो गवर्नर है, स्टेट गवर्नमेंट के जो गवर्नर है, हेड है, वो यहाँ पर अपना जो एसेंट है उसको यहाँ पर विदहोल्ड कर सकते हैं। इट मीन्स मतलब उस पर कोई भी एक्शन ना ले किसी भी बिल में। तो देखिए ये जो हमारा प्रोविजन है वहां पर भी, यूके में भी क्या है, ये जो वीटो है कि आप किसी भी बिल में क्या कर रहे हैं, वीटो लगा रहे हैं अपनी, एक तरीके से आप उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो यूके में भी ऐसा प्रोविजन नहीं है। आप देखेंगे द पोजीशन ऑफ अ गवर्नर इन दिस रिस्पेक्ट इज दैट द सोवरेन इन इंग्लैंड। तो देखिए इंग्लैंड में कौन होता है, सोवरेन होता है। जैसे कि यहाँ पर गवर्नर है और प्रेसिडेंट है, तो इंग्लैंड में कौन है, सोवरेन है। तो इन theory of sovereign can refuse to give his asset, but this right has not been exercised since the reign of Queen Anne. The veto could only be exercised on ministerial advice, and no government would veto bill for which it was responsible. Refusal of royal assent on the ground that the monarch strongly disapproved of the bill or that it was intensely controversial could be unconstitutional. अब यहाँ पे यही है कि जो सोवरेन है उनके पास क्या राइट है कि वो उस पर इस जो ये एसेंट प्रोवाइड करना है उससे यहाँ पर अपना एसेंट को उसको रिफ्यूज कर सकते हैं। ये सोवरेन के पास राइट है, ओके, पावर है, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं। बट इसको यहाँ पर वो भी, ये जो वीटो, इसको कभी वो एक्सरसाइज करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर, है ना। जब मिनिस्टर की एड और एडवाइस पर ही इस वीटो को क्या किया जाता है, एक्सरसाइज किया जाता है। अब यहाँ पे कौन से ग्राउंड में, मतलब कुछ ऐसे प्रोविजंस है बिल के जो जिसको जो मोनार्क है वो बहुत ज़्यादा कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कॉन्ट्रोवर्शियल्स हैं और डिसअप्रूव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो जो बिल हो जाता है वो कैसा हो जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो यही प्रोविजन हमारे किसमें प्रोवाइड किया गया है, आर्टिकल 154 में। इसमें भी यही है कि गवर्नर जो है अपनी एक्सरसाइज, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओके। बट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कोई भी मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब उन्होंने बिल को पास कर दिया है, लेजिस्लेशन से वो बिल पास हो चुका है, तो उस पर वो यहाँ पर रोक क्यों लगाएंगे, है ना, वो उस चीज को विड्रॉ क्यों करेंगे, क्योंकि मतलब कि कोई कंडीशन रही होगी जिस बेसिस पर यहाँ पे बिल को पास किया गया है। अब उस बिल को क्यों विदहोल्ड किया जाएगा, तो क्वेश्चन ही उठता है ऐसी सिचुएशन क्यों आएगी, ओके। तो देखिए इसमें ये कहा जाए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइज द गवर्नर टू डू सो, बट लार्जर क्वेश्चन इज व्हाई अ गवर्नर शुड नॉट बी अलाउड टू विदहोल्ड एसेंट व्हेन द बिल इज पास बाय द असेंबली। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ रहा है कि जब बिल को पास कर दिया गया है तो उसमें गवर्नर अपना एसेंट क्यों विदहोल्ड कर रहे हैं। यहाँ पर बिल पास किया गया है तो कुछ वहां पर अर्जेंसी रही होगी लेजिस्लेशन की, और यहाँ पे पीपल्स की कुछ डिमांड रही होंगी। इलेक्टेड गवर्नमेंट की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबल है वो पीपल को, तो उस अर्जेंसी में चीजों को क्या किया जा रहा है, बिल पास किए जा रहे हैं, रूल्स बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, ओके। तो देखिए Under the constitutional scheme, the governor is only a constitutional head, has no real power. अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ गवर्नर क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उसके पास कोई भी रियल पावर्स नहीं है। How can such governor veto a legislative measures brought by the government and passed by the assembly? अब यहाँ पे क्वेश्चन यही उठ रहा है कि गवर्नर किस तरीके से यहाँ पर अपना जो वीटो है इसको यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब उस चीज को असेंबली के थ्रू क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। अब यहाँ पे जस्टिसबिलिटी पर भी इशू बताया गया है कि हम ये जो एसेट गवर्नर का इशू है एसेट का, इसको हम लार्जर पर्सपेक्टिव से देखें तो देखिए एक जजमेंट आता है पुरुषोत्तम नाम्बूथिरी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1962 में। इसमें क्या होता है कि the issue that was decided in this case was a bill which is pending with the governor does not lapse on the dissolution of assembly। अब यहाँ पे इस जो ये केस है, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई भी बिल गवर्नर के पास पेंडिंग है, गवर्नर ने उसमें अभी कोई भी डिसीजन नहीं लिया है और असेंबली आपकी क्या हो चुकी है, डिसोल्यूट हो चुकी है, उसका डिसोल्यूशन हो चुका है, तो उस केस में जो बिल है वो यहाँ पर लैप्स नहीं होगा, ओके। सेकंड केस कौन सा आता है, होइस्ट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एंड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स 1983 में ये बिल केस होता है। इसमें क्या है कि पावर ऑफ द गवर्नर टू रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसमें क्या प्रोवाइड करता है, गवर्नर के पास यहाँ पे पावर होती है कि वो
बिल को प्रेसिडेंट के पास कंसिडर करने के लिए भेज सकते हैं, और यहाँ पर जो कोर्ट है वो भी क्या कर सकता है, क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो गवर्नर ने प्रेसिडेंट को कंसिडरेशन के लिए भेजा है बिल, वहां पर कोर्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकती। ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है किसकी, गवर्नर की। ओके, तो देखिए इसमें अब लास्ट में यही कहा जा रहा है कि आर्टिकल 200 के थ्रू यहाँ पर प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं, बट हमें यहाँ पर अब न्यू सॉल्यूशन की जरूरत है। दिस इज अ न्यू डेवलपमेंट विच नीड न्यू सॉल्यूशन विद द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट फॉल्स to the Supreme Court to fix reasonable time frame for the governors to take a decision on a bill passed by the Assembly in a larger interest of federalism in the country। अभी सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है, एक फ्रेमवर्क बनाना है। क्यों? क्योंकि देखिए आर्टिकल 200 में कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है कि कब तक बिल को यहाँ पर विदहोल्ड करके रख सकता है, कब तक उसमें एसेट प्रोवाइड करना है, ऐसा कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यू डेवलपमेंट्स हो रही है, तो हमें न्यू सॉल्यूशन की जरूरत है, न्यू फ्रेमवर्क की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे एक रीजनेबल टाइम फ्रेम फिक्स करना होगा। जो ये गवर्नर की पोजीशन है इसमें हमें सिर्फ चेंजेस लाने की जरूरत है, जिससे हम जो फेडरलिज्म का, हमारी कंट्री में जो फेडरलिज्म का लार्जर इंटरेस्ट है उसको यहाँ पे सर्व कर सकें। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियन डिप्लोमेसी एंड द हॉर्स ऑफ इंटरेस्ट मोरालिटी। अब देखिए इसमें सिर्फ किसकी बात की जा रही है कि इंडिया क्या बनना चाहता है, विश्व गुरु बनना चाहता है ना। इंडिया परसूड इट्स इंटरेस्ट इन ग्लोबल अफेयर एज इट ऑलवेज मस्ट एंड एट द सेम टाइम अपीयर्स टू फॉलो अ पाथ ऑफ मोरालिटी एज अ विश्व गुरु। हम यहाँ पे देखिए इंडिया की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, कल्चर देखेंगे, तो हमने यहाँ पर हमेशा से जो मोरालिटी है और मोरालिटी का जो पाथ है उसको यहाँ पे फॉलो किया है, और इसी के चलते हम क्या करना चाहते हैं, विश्व गुरु बनना चाहते हैं। जैसे कि आप ऐसा देखेंगे कि हैप्पी टू विजिट इंडिया दैट गेव बर्थ टू मैनी saints and gurus. Today India wants to be a Vishwa Guru, the global teacher and arbitrator. In case we have got a very clear picture, aggressor against innocent victims, supporting in the ओनली राइट चॉइस फॉर ट्रू विश्व गुरु। अब देखिए ये स्टेटमेंट किसने दी है, यहाँ पे ऑफिशियल विजिट हो रही है किसकी, यूक्रेन के जो फर्स्ट डिप्टी मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे, उनके यहाँ पर फर्स्ट विजिट हुई थी कब, 10 to 12 अप्रैल, 10 से 12 अप्रैल के बीच में यहाँ पर विजिट हुई थी यूक्रेन के जो फर्स्ट डिप्टी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स थे। ओके, वहां पे जब इस विजिट में उन्होंने यही बात कही कि देखिए अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया विश्व गुरु बनना चाहता है। इंडिया क्या है, इज अ लैंड ऑफ मैनी सेंट्स, गुरुज एंड सेजेस, है ना। तो यहाँ पे विश्व गुरु की बात करना चाहता है। इंडिया यहाँ पे ग्लोबल टीचर बनना चाहता है, एक आर्बिट्रेटर बनना चाहता है। बट अगर हम बात करते हैं तो इंडिया आज के टाइम पर देखिए जो यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसमें इंडिया का स्टैंड क्या है। यहाँ पे मेनली देखिए यही कहा जा रहा है कि इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए, एज अ हम यहाँ पे विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या मोरालिटी का जो पाथ होता है उस पर चलना चाहते हैं। बट आज के टाइम पे हम क्या देख रहे हैं कि इंडिया किसको, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है एक तरीके से, नहीं, हाँ हम यहाँ पे वॉर के अगेंस्ट में हैं, बट हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, यूक्रेन के सपोर्ट में नहीं है। रशिया, देखो रशिया को भी हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट नहीं किया है। अब देखिए रशिया के साथ क्या है, हमारे यहाँ पे हिस्टोरिकल रिलेशंस है, हमारे हिस्टोरिकल बहुत ही अच्छा क्या है, पार्टनर है हमारा रशिया। बहुत सारे डिफेंस सेक्टर में आप बात करते हैं, डिफेंस सेक्टर हो गया आपका, बायलैटरल ट्रेड की बात करते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, ऑयल यहाँ पे रशिया से हम इंपोर्ट करते हैं। तो रशिया हमारा बहुत अच्छा पार्टनर है, हिस्टोरिकल पार्टनर है, और टाइम टू टाइम रशिया ने भी क्या किया, इंडिया को सपोर्ट किया है। जब भी बात आती कश्मीर की बात आती है या LAC की बात आती है, तो रशिया ने हमेशा UN में भी इंडिया का क्या किया है, साथ दिया है। ऑल्दो यहाँ पे ये कहा है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये कोट किया है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, बट हम इनडायरेक्टली इंडिया भी क्या कर रहा है, एक बैलेंस अप्रोच लेकर चल रहा है। Okay, has been accused in the past of contradictions in what it prescribes for the global community and what it pursues itself. When India is severely critical of US action in Vietnam and early in Anglo-French invasion in Egypt in 1956 against President Nazar, national in Suez Canal, US Western diplomats often pointed relative silence on Soviet operations in Hungary, Czechoslovakia and later Afghanistan. अब यहाँ पे देखिए यही बात कर रहे हैं कि इंडिया को अगर हम देखें जाए पास्ट में बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जहां पर यूएस ने क्या किया, यूएस के एक्शंस को इंडिया ने यहाँ पे क्रिटिकली उन्हें क्रिटिसाइज किया है। जब यहाँ पे वियतनाम, यूएस के एक्शन की वियतनाम की बात करें, एंग्लो फ्रेंच यहाँ पे इन्वेजन हुआ, इजिप्ट में जब यहाँ पे इन्वेजन हुआ, और आप हम यहाँ पे देखेंगे कि हर एक चीज में क्या देखने को मिला, एक साइलेंस यहाँ पर देखने को मिला। अब इंडिया का जो फॉरेन अफेयर्स है उसको यहाँ पे चेंज करने की बात की जा रही है कि देखिए इंडियन डिस्कोर्स ऑन फॉरेन अफेयर्स देन एंड व्हाट इज नाउ बीइंग प्रोजेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ विश्व गुरु प्रोजेक्ट। देन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल वर रूटेड इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड order principles. Now the inspiration flows from the wisdom of ancient India with the claim
claim that its worldwide application will contribute to the welfare of the planet. अब देखिए यहाँ पे बस यही कहा कि इंडिया क्या है कि हम अगर पास देखें इंडिया का, तो यहाँ पर क्या इंडिया कॉलोनाइज कंट्री था और हम हमेशा से ही हमारा ये रहा कि हमें वॉर इन सारी चीज़ों में क्या होना है, इंडल्ज नहीं होना। वॉर क्या है, हमने हमेशा क्या किया है, पीस को स्टैब्लिश करने की बात कही है और मोरालिटी की बात कही है। वॉर को कभी भी हमने अपना कोई भी मतलब कि ये नहीं माना कि वॉर किसी भी चीज़ का क्या है, सॉल्यूशन है। ओके, तो देखिए यहाँ पे लास्ट में दो चीजें पॉइंट आउट की गई हैं कि इंडिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन आर द ग्रेट वैल्यू टू प्रिजर्व द लूमिंग डिजास्टर फेसिंग अ प्लेनेट। यहाँ पे आज के टाइम पर देखिए तो प्लेनेट यहाँ पे बहुत बड़ा डिजास्टर को फेस कर रहा है। कौन कौन से, अगर हमें दो बातों पे यहाँ पे क्या किया गया, स्ट्राइक किया गया। पहली कौन सी, दैट देयर वर नॉट ओनली वे टू वर्ल्ड was conceived in Indic through, for instance, the idea of lawless world where the brave and powerful prevails part was a political idea contained in term of Matsya Maya। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए अगर हम पहले की बात करते हैं तो लॉलेस की, अगर हम आइडिया ऑफ लॉलेस की बात करें मतलब कि किसी भी स्टेट में कहीं भी क्या हो, लॉ ना हो, तो यहाँ पर क्या होगा, जब अगर कोई भी लॉ नहीं होगा तो इससे क्या होगा, जो इंटरनेशनल स्फेयर में हम क्या देखेंगे, जो भी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, ब्रेव होगा, पावरफुल होगा, वो क्या करेगा, दूसरा जो आपका यहाँ पे कमजोर पर्सन होगा उस पर क्या कर लेगा, उस पर कब्जा कर लेगा। दूसरी बात इसमें की जा रही किसकी, ऑफन व्हेन द इंडिक principles applied in the reality for ancient India, history was also full of turbulence and violence। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, इंडियन हिस्ट्री की, तो इंडियन हिस्ट्री इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही, हमें यहाँ पे फुल ऑफ टर्बुलेंस एंड वायलेंस यहाँ पे फेस करने को देखने को मिलता है। बट यहाँ पर हम देखें, बिसाइड डेड स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी एक्सटेंड टू द सोशल स्फीयर, हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, जो हमारी स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी है उसको हम सोशल स्फीयर में लेकर आना चाहते हैं। जो ये स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है एंड द एब्सेंस ऑफ डॉगमा इन देम, इट विल बी सेड इफ डॉगमेटिक असर्शन नाउ मेड रिगार्डिंग दीज ट्रेडिशंस। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो स्पिरिचुअलिटी उसको सामने लेकर आना है, मतलब कि ये कहा जा रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू स्ट्रेडल टू हॉर्सेस ऑफ इंटरेस्ट एंड मोरालिटी इन द डिप्लोमेटिक स्फीयर। अगर इंटरनेशनल स्फीयर में देखें, डिप्लोमेटिक स्फीयर में देखें, तो हमारे जो इंटरेस्ट हैं और मोरालिटी है, इन दोनों मतलब कि ये दो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारा नेशनल इंटरेस्ट और मोरालिटी, है ना। क्योंकि अब देखिए यूक्रेन वॉर में हम कोई भी स्टैंड इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि हमारे कुछ नेशनल इंटरेस्ट भी हैं, हमें उनको क्या करना, परस्यू करना है, और दूसरी तरफ कौन आ जाती है, मोरालिटी आती है। तो उसमें यही कहा जा रहा है कि मतलब दो घोड़े पर हम यहाँ पर सवार होकर नहीं चल सकते हैं, या तो आपको मोरालिटी को चूज करना होगा या फिर नेशनल इंटरेस्ट को यहाँ पर चूज करना होगा। ओके, तो देखिए इसमें बस यही कहा जा रहा है, क्या, इंटरेस्ट एंड मोरालिटी। यहाँ पर इंडिया की जो डिप्लोमेसी है उसको हम कैसे देखें कि इंडिया क्या कर रहा है, जो उसका नेशनल इंटरेस्ट है उसको यहाँ पे चूज कर रहा है या फिर मोरालिटी को यहाँ पे चूज किया जाए। ओके, आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है द मैनी बेनिफिट्स ऑफ मैरिज इक्वालिटी। अब देखिए इसमें फिर से वही सेम सेक्स मैरिज की बात की जा रही है। सेम सेक्स मैरिज में इसमें देखिए 2-3 पॉइंट्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आर्टिकल लिखा गया है वाइस चेयरपर्सन एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वीआईपी इंडस्ट्री लिमिटेड के थ्रू। तो देखिए सेम सेक्स मैरिज इक्वालिटी विल बी इनेबल द एलजीबीटी कम्युनिटी सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड विल हेल्प देम गेन एक्सेप्टेंस दे आर सीकिंग इन सोसाइटी। अब देखिए सेम सेक्स मैरिज अगर इसको यहाँ पे लीगलाइज किया जाता है तो इससे क्या होगा, जो LGBTQ+ की जो कम्युनिटी है ना, वो भी क्या मतलब कि ऐसा फील करेंगी कि उनको भी सोसाइटी ने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पर जो मैरिज के बेनिफिट्स होते हैं, 2 टाइप्स के बेनिफिट्स होते हैं कपल्स को, एक टेंजिबल बेनिफिट्स होता है और एक इनटेंजिबल, मतलब 2 तरीके के बेनिफिट्स होते हैं। टेंजिबल बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, जैसे कि अगर यहाँ पे स्पाउसेस होते हैं वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उनको जब यहाँ पे 2 पर्सन की शादी हो जाती है तो उसके बाद वो ओपन बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे प्रॉपर्टी है बाय रेंट, जॉइंटली यहाँ पे उसको परचेस कर सकते हैं। जॉइंटली ओन शेयर फाइनेंशियल एसेट रिकॉग्नाइज एज अ रिलेटिव अंडर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, एक्सेस स्पाउसेस हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, इनहेरिटेड इन द स्पाउसेस एसेट एंड वन पार्टनर डाइज। तो मतलब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ये जितने भी टेंजिबल बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे स्पाउसेस को, मतलब जो कपल्स होते हैं उनको यहाँ पे मिलते हैं। इनटेंजिबल की बात करते हैं तो इनटेंजिबल का मतलब कि आपको एक लेजिटिमेसी मिलती है, रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन मिलता है सोसाइटी से। आप यहाँ पे फुली पार्टिसिपेट, जो फैमिली इवेंट्स होते हैं उसमें फुली पार्टिसिपेट यहाँ करते हैं और अपने आप को यहाँ पे एक्सेप्टेड यहाँ पे फील करते हैं। इसलिए यहाँ पे बात की जाती है कि हम क्या करें। इंडिया में स्पेशली आप देखेंगे तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो जो कपल्स होते हैं, मैरिड कपल्स होते हैं, उनको यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और ऐसा माना जाता है कि दे आर एडल्ट नाउ और दे कैन मेक गुड डिसीजन
ओके, इन कंपेरिजन टू अदर। अगर यहाँ पर कोई अनमैरिड वुमेन है, कोई भी अगर अनमैरिड पर्सन है और एक मैरिड कपल है यहाँ पर, तो उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है हमारी सोसाइटी में। ओके, वी नो बाय नाउ हाउ सेम सेक्स अट्रैक्शन इन अ नेचुरल पार्ट है ह्यूमन सोसाइटी, नॉट एनी क्राइम और इलनेस। अब देखिए यहाँ पर जो सेम सेक्स मैरिज की बात की जा रही है तो एक नेचुरल पार्ट है हमारी सोसाइटी का। ये अट्रैक्शन जो होता है, सेम सेक्स में अट्रैक्शन होता है, एक नेचुरल पार्ट है। ये कोई क्राइम नहीं है और ना ही कोई बीमारी है। यहाँ पर लोग एक दूसरे फॉल होते हैं, फॉल इन लव विद ईच अदर एंड वांट टू गेट मैरिड। तो इसमें कोई भी मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कोई भी गलत चीज नहीं है, बट सोसाइटी क्या है उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है ना। अब देखिए इसमें नेक्स्ट यही कहा जा रहा है कि हमें क्या करना होगा, सेम सेक्स जो पर्सन होंगे उनको और ज्यादा राइट प्रोवाइड करना होगा। अब इंडिया में भी जो हमारा सेक्शन 377 था, आईपीसी सेक्शन 377, उसे भी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, स्ट्रक डाउन कर दिया है, डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। बट बस क्वेश्चन यही उठ रहा है किसका, जो मैरिज का प्रोविजन, कि सोसाइटी क्या कर रही है, यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। ओके, तो इसमें देखिए अब लास्ट में इसमें सिर्फ यही कहा गया है कि ये एम्प्लॉयज़ को हमें प्रोटेक्ट करना है। जो हमारी कंपनीज होती हैं वो भी उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, मतलब कि चीज़ों को एक्सेप्ट किया है। कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर हम देखें तो जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन होता था LGBTQ+ एम्प्लॉयज़ के साथ, उसमें यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स लेकर आए और उनके लिए यहाँ पर फेयरनेस, इक्वलिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। उनको यहाँ पे एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज लेकर आए गए जिससे हम क्या कर सकें, जो एम्प्लॉयज़ है डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं LGBTQ+ के मेंबर्स, उनसे यहाँ पर क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। स्पेशली यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स भी कंपनीज के थ्रू प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसे कि अगर सेम सेक्स पार्टनर है तो यहाँ पर उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। benefiting with insurance companies, same sex partner are not legally recognized as spouses. हाँ, although they are not legally recognized as spouses, but still they are providing insurance, है ना। क्योंकि कंपनीज क्या होती हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करती। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट रिकॉग्नाइज देम एज अ स्पाउसेस, है ना। और यहाँ पे और बात की जा रही है कि हम फेयर पॉलिसीज लेकर आएंगे जिससे जो मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स, आप देखेंगे बहुत सारा जो वर्कफोर्स है उसमें यहाँ पे हमें LGBTQ+ के मेंबर्स यहाँ पर मिलेंगे। तो इसलिए हमें इनका भी, ये जो लार्जर पॉपुलेशन है ये, उस पर भी हमें क्या करना होगा, ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज द वैगनर ग्रुप्स एक्शन इन अफ्रीका। ये वैगनर्स ग्रुप है क्या, ये रशिया का एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखिए, द ग्रुप इज अ रशियन पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हेडेड बाय येवनिल ज़ितोव, दो इट हैज बीन रिपोर्टली एंगेज इन काउंटर मिलिट्री ऑपरेशंस इन अफ्रीका। इट्स इन्वॉल्वमेंट इज बिलीव्ड टू हैव मोर एक्सटेंसिव स्कोप कवरिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री फील्ड्स। अब ये वैगनर ग्रुप है, रशिया का पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। हमें यहाँ पे कई बार ऐसे रिपोर्ट्स मिले हैं कि अफ्रीका में जितने भी ऑपरेशन होते हैं, काउंटर मिलिटेंसी ऑपरेशंस हुए हैं, ये इसमें क्या रहा है, इंगेज रहा है। अभी भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि आप यहाँ पर मैप देखेंगे, सूडान में स्टिल यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिविल वॉर चल रहा है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो वैगनर ग्रुप है, ये रशिया का पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इसके यहाँ पे क्या है, इन्वॉल्वमेंट है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो 2014 में इनकी कहाँ तो देखिए, वैगनर ग्रुप आर रशिया's पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन इन्वॉल्व इन मल्टीपल काउंटर मिलिट्री ऑपरेशंस इन अफ्रीका व्हाइल लीगली द ग्रुप इज नॉट रशिया बेस्ड प्राइवेट मिलिट्री कंपनी। ये लीगली मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं प्राइवेट ग्रुप नहीं है। इट वर्क क्लोजली विद रशियन सिक्योरिटी अपैरेटस। ये यहाँ पर रशियन जो सिक्योरिटी के अपैरेटस है उससे यहाँ पर मिलकर काम करते हैं। अब इनका पॉलिटिकल एंगेजमेंट कहाँ कहाँ रहा, देखिए यूक्रेन में, सबसे पहले यूक्रेन में 2014 में जो क्रीमिया को यहाँ पर एनेक्स किया गया था तो उसमें इनकी एंगेजमेंट देखने को मिली। सीरिया में, यहाँ पर लीबिया में, माली में, सूडान में, आप देखेंगे सेंट्रल अफ्रीकन रिसेप्शन में और मोजाम्बिक में। तो यहाँ पर हमें देखने, अफ्रीकन जो रीजन है पूरे, यहाँ पर इस फोर्सेस की हमें जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसकी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। अब इसमें यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यूएन की एक रिपोर्ट आई थी जून 2021 में। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ये पर्टिकुलरली दिस वैगनर ग्रुप हैज वॉलेंटली हरास्ड पीपल एंड कमिटेड सेक्सुअल वायलेंस। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो ग्रुप है उन्होंने क्या किया है, वॉलेंटली पीपल को ये बहुत ज्यादा हरेश करते हैं और सेक्सुअली यहाँ पे बहुत ज्यादा वायलेंस यहाँ पर किया जा रहा है। सेकेंडली इसमें क्या है, ग्रुप पोज्ड अ थ्रेट टुवर्ड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन अफ्रीका, द कोलैप्स इन रिलेशन बिटवीन द वेस्ट साहेल कंट्रीज स्पेशली माली एंड बुर्किना फासो। तो यहाँ पर ये मेनली किसको थ्रेट पोज करते हैं, जो यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है अफ्रीका में जहां भी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है तो उस चीज को यहाँ पे क्या करते हैं, एक तरीके से थ्रेट को क्रिएट करते हैं।
ओके तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। सिर्फ इसमें हमारे लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट था। वैगनर ग्रुप क्या है, एक रशिया का पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और इसके जो ऑपरेशंस है हमें यहाँ पे कंटिन्यूसली अफ्रीकन रीजन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट सेट डेट टू हियर प्ली टू एबॉलिश कोलिज्म। अब यहाँ पर देखिए हम कई बार डिस्कस कर रहे थे जो कोलिज्म सिस्टम है अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट के लिए, तो यहाँ पर क्या किया गया है, बहुत सारे जो पिटिशंस है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए हैं कि जो कोलिजन सिस्टम है उसको यहाँ पे क्या किया जाए, एबॉलिश किया जाए। अब बहुत सारे वेरियस यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स में यहाँ पे रजिस्ट्री की गई, बट इसमें कोई भी हियरिंग नहीं हो रही थी। बट जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और चंद्रचूड़, उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि अब इस पर यहाँ पे हियरिंग की जाएगी। अब फर्दर हम देखते हैं कि ये जो कोलिजन सिस्टम है ये एबॉलिश होता है या नहीं होता है। ओके नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया चाइना होल्ड फ्रैंक एंड इन डेप्थ टॉक्स। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि संडे को यहाँ पे 8th राउंड टॉक्स हुई है बिटवीन सीनियर मिलिट्री कमांडर्स हेड ऑन चाइनीज साइड एंड चुसलू मोल्दो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट। अब यहाँ पर जो हमारे पैरा मिलिट्री कमांडर्स हैं उनके बीच में यहाँ पे जो सीनियर मिलिट्री कमांडर्स हैं उनके बीच में यहाँ पे टॉक्स हुई है। टॉक्स इन द सेंस देखिए 2020 से ही यहाँ क्या चल रहा है, क्लैशेस चल रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, हमारे दोकलाम यहाँ पे आता है, उसके बाद LAC में यहाँ पे बहुत सारे क्राइसिस हमें देखने को, जो मतलब चाइना के मल्टीपल ट्रांसग्रेशन और मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसी के चलते यहाँ पे मीटिंग हुई है और यहाँ पर देखिए अभी कोई डिस्कशन चल रहा है और हमारे जो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, न्यूली अपॉइंटेड फॉरेन मिनिस्टर थे, वो भी इंडिया की विजिट में आए थे और उन्होंने ये कहा था कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उन्हें हमें जल्द से जल्द क्या करना है, रिजॉल्व करना है और हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस है उसको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने की बात की जा रही है। इंडिया और चाइना के बीच में जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है कौन सा आ रहा है, बॉर्डर इशू आ रहा है। तो यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है कि हमें जो ये बॉर्डर मैनेजमेंट है इसको यहाँ पर आगे बढ़ना होगा, इसे नॉर्मलाइज करना होगा। देखिए recently claimed border management has already moved towards normalized control, although there that is not the view in the New Delhi continued deployment in the troops close to LAC। अब देखिए चाइनीज साइड से ये कहा जा रहा है कि जो ये बॉर्डर मैनेजमेंट है वो ऑलरेडी किस कंडीशन में मूव कर रहा है, नॉर्मलाइज, मतलब कि नॉर्मलाइज हो रहा है धीरे धीरे। बट अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने ये कहा कि हमें तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि LAC में हमें कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है। ओके अब फर्दर हम देखते हैं इसमें यहाँ पर क्या चीजें होती हैं, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर G20 की भी समिट होने वाली है सितंबर में और नेक्स्ट मंथ यहाँ पे SCO की भी क्या होने वाली समिट यहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाली है। SCO का मेंबर है चाइना, आप सभी को पता है, रशिया, चाइना, पाकिस्तान। तो अब फर्दर हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारे रिलेशंस यहाँ पर नॉर्मलाइज होते हैं। ओके नेक्स्ट बात करते हैं, वाइब्रेंट विलेज प्लान टू बी मर्ज विद PM गति शक्ति। अब यहाँ पे हमारा जो सेंटर का ये एम्बिशियस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है जिसका मेन एम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन अप विलेज अलोंग द चाइना बॉर्डर टू टूरिस्ट will be integrated with the Prime Minister गति शक्ति मेगा प्रोजेक्ट। तो प्राइम मिनिस्टर जो गति शक्ति मेगा प्रोजेक्ट है उसके साथ क्या किया जाएगा, जो हमारा वाइब्रेंट VVP प्रोग्राम है उसको यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाएगा। VVP प्रोग्राम क्या है, आप सभी को यहाँ पे पता है कि जो हमारे बॉर्डर विलेजेस हैं, है ना, अरुणाचल प्रदेश जो ईस्ट साइड है, यहाँ पे जितने भी बॉर्डर विलेजेस हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, जिससे यहाँ पर जो विलेजेस है यहाँ पर उसको ओपन अप किया जाएगा, जो टूरिस्ट है उनके लिए यहाँ पे ओपन किया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या हो, टूरिस्ट का आना जाना हो और उसको हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकें। तो देखिए द डिजिटल प्लेटफॉर्म, अभी गति शक्ति प्रोजेक्ट क्या है, एक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें यहाँ पे जो अदर मिनिस्ट्री जैसे रेलवे मिनिस्ट्री, हाईवे मिनिस्ट्री, ये सारी एक साथ आएंगी और यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक कोऑर्डिनेट इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट एंड अलाउ डिपार्टमेंट टू ब्रेक ऑपरेशनल स्लोज। तो यहाँ पर एक साथ सारी मिनिस्ट्रीज एक साथ मिलकर आएंगी और यहाँ पर जैसे कि सैटेलाइट जो इमेजेस है इसको यहाँ पे लेकर आया जाएगा ताकि हम सैटेलाइट मैपिंग करते रहें, GIS मैपिंग होती रहेगी कि कहाँ पर ट्रैक करते रहें कि कहाँ पर कितना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, लैंड का यहाँ पे कितना यूज हो रहा है, किस तरीके से जो विलेजेस हैं उनकी एक तरीके से रियल जो बॉर्डर विलेजेस है उनकी यहाँ पर रियल टाइम क्या की जाएगी, मॉनिटरिंग की जाएगी। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं।
नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज यहाँ पे बांग्लादेश लिस्ट आउट इट्स प्रायोरिटीज फॉर इंडो पैसिफिक। अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि जो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पर विजिट में जाने वाली, कहाँ, सबसे पहले वो जापान जाएंगी, जापान के बाद यूएस और यूके, मतलब उनकी यहाँ पे ये विजिट्स आगे होने वाली हैं। और इसी के चलते उन्होंने ये कहा है कि उनका जो मेन इस टाइम पर अगर हम देखें तो बांग्लादेश विल वर्क विद ऑल स्टेक होल्डर्स फॉर पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग एंड काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव इन द इंडो पैसिफिक रीजन। और यहाँ पे कहा है बांग्लादेश ने कि वो क्या करेंगे, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पर पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग और काउंटर टेररिज्म, ये जितने भी इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे तो उसमें यहाँ पे क्या करेगा, उनके साथ बांग्लादेश वर्क करेगा। ओके, तो यहाँ पे कहा है किसकी, बांग्लादेश इंडो पैसिफिक रूपरेखा। यहाँ पे ये एक डॉक्यूमेंट निकाला गया है जिसमें उन्होंने ये कहा है, यहाँ पर विजिट होने वाली है और उसमें क्या चाहता है कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर एंड फ्री एंड अनइंटरप्टेड मूवमेंट ट्रेड। यहाँ पर जितने भी हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है बांग्लादेश की, उनके साथ क्या रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को यहाँ पे एस्टेब्लिश करना चाहता है और फ्री एंड अनइंटरप्टेड मूवमेंट होना चाहिए ट्रेड का और हमारे रिलेशन का। ओके, बांग्लादेश विल एम टू इंक्लूसिव डेवलपमेंट बाय स्ट्रेंथनिंग फ्री एंड ट्रांसपेरेंट एंड रूल बेस्ड इन इंटरनेशनल ऑर्डर। यहाँ पे बांग्लादेश का एम क्या है कि हमें एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट चाहिए, हमारे जो ट्रेड्स हैं उसको यहाँ पे स्ट्रेंथन करना है, जो हमारे कंट्रीज हैं जो जिनके साथ हमारे जो पोरस बॉर्डर है, यहाँ पे जो टेररिज्म है, काउंटर टेररिज्म, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे रोकना है। ओके, तो ये सारी प्रायोरिटीज़ की बात की किसकी, मेनली पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग एंड काउंटर टेररिज्म। ओके, तो देखिए ये बांग्लादेश की चीज़ों को यहाँ पे लिस्ट आउट किया गया। ओके, तो देखिए आज हमारे लिए इतने ही आर्टिकल थे, हमने यहाँ पे सारे आर्टिकल्स को डिस्कस कर लिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।